कहानी शुरू होती है एक लड़के काजिया से। एक दिन वो देखता है कि एक गुंडा चाकू लेके कुछ लड़कियों को डरा रहा होता है। काजिया उस गुंडे पर तुरंत झपट्टा मार देता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो चाकू काजिया को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वो एक छोटे बच्चे के शरीर में आँख खोलता है और आईने में अपनी शक्ल देख के शॉक हो जाता है। आइला, मैं बच्चा कैसे बन गया? और पता चलता है कि वो एक हफ्ते तक बेहोश था। उसकी माँ सारा उसे देखने आती है और सोचती है कि वो भूखा होगा, तो वो नौकरानी सिल्विया को सूप लाने के लिए कहती है और वो लोग उसे रेस्ट करने के लिए बोल के रूम में छोड़ देते हैं। क्या रेस्ट? भाई 7 दिन ये ऑलरेडी सो के उठा है, कितना रेस्ट करेगा ये बच्चा? काजिया को तब समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया है एक नई दुनिया में। वो इधर उधर देखता है ताकि समझ सके कि वो किस दुनिया में आया है। फिर वो अपने छोटे झुंझुने को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ सिल्विया सूप लेके आ जाती है। मास्टर केन, ये आप क्या कर रही हैं? क्या आपने अपनी पैंट में सुसु कर ली है? और वो उसका पैंट खोल के देखती है। तुम मेरा पैंट क्यों खोल रही हो? और बेचारा काजिया शर्मा रहा होता है, क्योंकि भले वो एक बच्चे के शरीर में है मगर वो दिमाग से एक टीनेजर ही है। उसके बाद वो उसे खिलाती पिलाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है, और इतना ही नहीं, उसके कुछ सवालों का जवाब भी देती है। और तब उसे पता चलता है कि वो एक 3 साल का बच्चा है जिसका की नाम केन है, और उसकी एक बहन भी है जिसका की नाम रेन है, और वो एक ऊंचे पद के सेनापति जिसका की नाम गार्म है, उसका तीसरा बेटा है। और उसके पापा जी काफी खुशमिजाज आदमी थे, और इसीलिए उसके पहले बीवी का नाम मारिया था और उसके 2 बेटे हुए थे। उसके दूसरे बीवी का नाम सारा है, जिससे कि रेन और केन हुए हैं। उसके पापा जी के पास एक सेना है जो एस्फोर्ड किंगडम को दूसरे देशों के हमलों से बचाता है। जब केन को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग तलवार और जादू से मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। केन भी जादू सीखना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि उससे पहले लिखना पढ़ना सीखना होगा, तो वो पढ़ाई शुरू कर देता है इस नई दुनिया में जीने के लिए। कुछ दिनों बाद उसके परिवार को हैरानी होती है कि उसने इतने जल्दी पढ़ना लिखना सीख भी लिया। उसकी बहन रेन कहती है कि वो तो मैथ्स भी कर लेता है। सब उसे जीनियस समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो एक हाई स्कूल का लड़का है जो कि अब 3 साल के बच्चे के शरीर में अटका हुआ है। तो ये सब तो उसके लिए बच्चों का खेल है। सब लोग सोचने लगते हैं कि वो इतना पढ़ाई में रुचि क्यों ले रहा है, और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। केन उन्हें बताता है कि वो बस इस दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है। गार्म यानी कि उसके पापा जी उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और उसे मैजिक और हिस्ट्री की किताबें पढ़ने देता है। सारा भी खुश होती है कि वो जादू में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अभी वो जादू यूज करने के लिए छोटा है और उसे सिर्फ बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन केन रियलाइज करता है कि वो अभी से जादू को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पा रहा होता है, बस उसे कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपनी पावर्स सबसे छुपाने लगता है। रेन देखती है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उसे किंगडम के 300 साल के पुराने इतिहास के बारे में बताती है और दुनिया के अलग अलग जातियों के बारे में भी बताती है। 2 साल बाद केन के मैजिक पावर को लेने का दिन आता है, तो सब लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर चर्च की तरफ निकलते हैं। केन बाहर की दुनिया देखकर खुश होता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसका स्टेटस देखना चाहता है। रेन अपना स्टेटस विंडो खोलती है और तब केन को पता चलता है कि रेन 3 तरह का एलिमेंटल मैजिक यूज कर सकती है। सारा बताती है कि रेन को गॉड ऑफ मैजिक यानी कि जादू के देवता ने लेवल 2 का ब्लेसिंग दिया है, जो कि काफी यूजफुल है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि किसी के स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए कितना मैजिक चाहिए होता है, और ये उनके स्किल्स पर भी असर करता है। वो लोग बताते हैं कि ये ब्लेसिंग लेवल 5 तक जा सकती है और यही मैक्स है, और ये उन 7 पिलर गॉड्स में से किसी एक के द्वारा दिया जाता है जिनकी किंगडम में पूजा होती है। वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं, जहाँ सब 7 देवताओं के पुतलों के सामने वो लोग घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, और पुजारी देवताओं से प्रार्थना करता है कि वो केन को रास्ता दिखाए। और अचानक से एक तेज रोशनी पूरे एरिया में फैल जाती है और केन तुरंत देवताओं के बीच में पहुंच जाता है। उसे ये देखकर झटका लगता है कि देवता तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन यानी कि निर्माण के देवता जेनम अपना परिचय देता है और कहता है भगवान की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। केन, नहीं सॉरी काजिया, हमें तुमसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम जेनम है, मैंने ही इस दुनिया को बनाया है। केन अपने मन में सोचता है, क्या ये सच में गॉड ऑफ क्रिएशन है? मैं भी वही सोचूं कि ये बुढ़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाला कपड़ा क्यों पहना है? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ बच्चे। उसके बाद गॉड ऑफ डेथ और रीबर्थ यानी कि मौत और पुनर्जन्म के देवता रीम बताती है, तुम्हारी मौत एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता तो वो खुद ही गिर जाता और पकड़ा जाता। इस बात से काइन को बुरा लगता है, क्योंकि वो बिना मतलब का मर गया। मेन कैरेक्टर का आदत होता है भाई उड़ता तीर लेने का। पर गॉड ऑफ अर्थ यानी कि धरती के देवता उसके अच्छे कामों से प्रभावित हो गए, इसलिए उसे नई दुनिया में दोबारा जन्म दिया। और रीम माफी मांगती है क्योंकि केन को अपनी पुरानी यादें इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थे। लेकिन केन कहता है, नहीं सब ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से मैं लिखना, मैजिक सीखना और अपनी नई फैमिली के साथ जिंदगी का मजा लेना सीख गया हूँ। गॉड ऑफ मैजिक को वो पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपना ब्लेसिंग देती है। जेनम भी अपना ब्लेसिंग देता है। गॉड ऑफ वॉर भी उसे अपना आशीर्वाद देता है, साथ ही तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स भी देता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरा मतलब है कि गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका की नाम
एपोलॉजी है। कैसा नाम है भाई, टेक्नोलॉजी एपोलॉजी। भाई इन लोगों ने नाम सोचने के लिए जरा भी मेहनत नहीं की है। तो गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी एपोलॉजी वो भी अपना ब्लेसिंग देता है और कहता है कि केन अपने पूरे जीवन की नॉलेज का यूज करके इस दुनिया में प्रोग्रेस करे। गॉड ऑफ कॉमर्स जजमेंट और आइटम बॉक्स जैसे स्किल्स देता है और गॉड ऑफ अर्थ कुछ यूनिक स्किल्स भी देता है जो वापस जाने में वो यूज कर सकता है। और ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। जेनम उसे वापस भेजता है सभी देवताओं के ब्लेसिंग्स के साथ। जब केन वापस आता है तो पुजारी कहता है कि मैंने पहली बार इन स्टैचूज को इतनी तेज रोशनी से चमकते देखा है। गार्ड यानी कि केन के पापा जी उसका स्टेटस विंडो देखना चाहते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि केन को मल्टीपल ब्लेसिंग्स मिले होंगे, यानी कि बहुत देवताओं से आशीर्वाद मिले होंगे। लेकिन केन दिखाना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसको सातों देवता से आशीर्वाद मिल चुका है, जो कि यहाँ के लिए बहुत ही अनरियल है। ये पूरा इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि सातों देवता से ब्लेसिंग्स मिलना नामुमकिन है इस दुनिया में, और उसको मिल चुकी है तो वो एक तरह से भगवान है इस दुनिया का। केन के पास दिमाग होता है, उसे लगता है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो झूठ बोलता है कि उसके पेट में दर्द है और वो वहां से भाग जाता है। वो छुप कर अपना स्टेटस चेक करता है और अपना स्टेटस खुद चेक करके शॉक हो जाता है, ये क्या है। उसके सभी ब्लेसिंग्स और स्किल्स लेवल 10 पर होते हैं, जो कि मैक्स से भी मैक्स है। इस दुनिया में मैक्स जो ब्लेसिंग्स हैं वो लेवल 5 के हैं। केन सोच रहा होता है सबसे मैक्स लेवल तो 5 ही है, फिर देवताओं ने उसे क्या सोचकर इतना पावरफुल बना दिया। वो सबसे ये छुपाना चाहता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि जेनम ने उसे अपना स्टेटस छुपाने का भी एबिलिटी दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डाइनिंग टेबल पर अपनी फैमिली के साथ बैठा है, जहाँ वो लोग उस तेज रोशनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। गार्ड उसके स्टेटस के बारे में पूछता है तो केन उन्हें दिखाता है, ये सोचकर क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना रियल स्टेटस तो छुपा ही लिया है, लेकिन फिर भी वो सभी उसके नंबर देखकर शॉक हो जाते हैं, खास करके उसका मैजिक स्कोर देखकर, क्योंकि उस जगह के महान जादूगर भी उस लेवल के मैजिक स्कोर के आसपास भी नहीं थे जिस लेवल का केन के पास था। गार्ड कहता है कि केन तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं उनके साथ तुम कोई भी काम करोगे तो उसमें सफल जरूर होगे, लेकिन कभी भी किसी को अपना स्टेटस विंडो मत दिखाना क्योंकि लोग उसे इस राज्य के लिए खतरा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि गार्ड के पापा जी भी काफी समझदार हैं। केन अपने रूम में वापस आता है और सोचता है कि एवरेज स्टैट का क्या मतलब होता है। तभी उसकी नजर एक किताब पे पड़ती है जो समनिंग मैजिक के बारे में होती है। वो बाहर जाके एक क्यूट सा जानवर समन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक मॉन्स्टर समन कर लेता है। वो मॉन्स्टर उसकी बहन पर अटैक करने लगता है जो वहां से गुजर रही होती है। केन उस पर फायर स्पेल से अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। तभी वो रिटर्न स्पेल का यूज करता है और मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। इस प्रोसेस में वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है और वो खुश होता है देखकर कि उसकी बहन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसने उसे बचा लिया था। बाद में उसके पापा जी उसे सबसे मिलवा रहे होते हैं, जहाँ उसे एक भीड़ के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ वो सबको बताता है कि मेरा गोल एक एडवेंचरर बनना है और सबकी रक्षा करना है। गार्ड मुझसे कहता है अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो उसे और ज्यादा पढ़ना होगा, इसलिए वो एक ट्यूटर अरेंज करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केन अपने रूम में पढ़ रहा होता है और सोचता है कि उसके ट्यूटर्स कैसे होंगे। उसके बाद उसके ट्यूटर्स आते हैं और वो उनको देखने के लिए खिड़की के पास जाता है और वो उनको देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो खिड़की से गिर जाता है और डायरेक्ट जाके अपने टीचर के संतरों में फंस जाता है। और उसकी टीचर बोलती है, सॉरी बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, इन संतरों से दूध नहीं निकलता, सो मैं तुम्हें नहीं पिला सकती। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उसने सच में यही बोला है। नहीं, मुझे माफ करिए, मैं गलती से आपके ऊपर गिर गया। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम मिली है और वो थोड़ी घबराहट के साथ अपना परिचय देती है, और दूसरी का नाम नीना होता है जो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। मिली उसे डांटती है कि नोबल्स के सामने ऐसे रूड बिहेव मत करो, लेकिन काइन उन्हें कहता है कि वो उसके टीचर्स है, इसलिए उन्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों रिलैक्स फील करते हैं। गार्ड चाहता है कि वो अगले 3 साल तक केन को ट्रेन करे। ट्रेनिंग तुरंत शुरू होती है और वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं। वहाँ मिली उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना बेसिक तलवारबाजी दिखा सकते हो, और वो देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि केन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है। नीना कहती है कि केन शायद मिली से भी बेहतर है। इस बात पर मिली थोड़ा नाराज हो जाती है और केन को लड़ने के लिए चैलेंज करती है। केन उस पर अपना पहला अटैक करता है और मिली को उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत होती है। नीना केन से पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वॉर ब्लेसिंग मिला है। केन बोलता है हाँ, और फाइट कंटिन्यू रखता है। मिली हार मान जाती है और कहती है कि अगर वो दोनों इसी पेस में लड़ते रहें तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए अब केन को नीना से मैजिक सीखना चाहिए। नीना बताती है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक का लेवल 3 का ब्लेसिंग मिला है और वो बेसिक से शुरू करना चाहती है, लेकिन केन कहता है कि उसे बेसिक ऑलरेडी आते हैं और कुछ बिगिनर लेवल के जादू भी दिखाकर वो प्रूव कर देता है। नीना कहती है कि जो मैजिक केन ने यूज किया है वो अनचैंटेड मैजिक है, यानी कि बिना बोले वो मैजिक यूज कर सकता है। ये काफी बड़ी बात है जिसे सीखने में लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगती है। तो वो कहती है कि केन जरूर एक जीनियस है। मिली ये सब देख के कहती है कि केन ने सभी एलिमेंट्स को यूज किया है। नीना कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सभी एलिमेंट इतने अच्छे से यूज ही नहीं कर सकता है। केन एक्सेप्ट करता है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक का भी ब्लेसिंग मिला है, जिसे सुनकर ये दोनों ट्यूटर्स और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो और ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब केन उन्हें एक टॉवल देता है अपने आइटम बॉक्स से निकालकर। तब उन्हें समझ में आता है कि केन बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का नहीं बल्कि ये कुछ अलग ही प्राणी है। वो डिसाइड करते हैं कि अब मेंशन के अंदर उन्हें ट्रेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और
मैंसन को इससे नुकसान पहुंच सकती है। तो वो गार्म के पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें बताकर परमिशन मांगते हैं कि केन को मैंसन के बाहर ट्रेन किया जाए। अगली सुबह वो लोग मैंसन से निकल जाते हैं और नीना केन को कहती है वो एक पत्थर पर इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक यूज करे। केन एक फायर स्पेल का यूज करता है जो पत्थर को उड़ा देता है और एक भयंकर धमाके से उसके ट्यूटर्स दूर जा गिरते हैं और पीछे बस एक बड़ा सा गड्ढा रह जाता है। नीना कहती है ये स्पेल तो इंटरमीडिएट लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि मिली हैरान होती है कि केन अभी तक थका क्यों नहीं है। तब उन्हें समझ में आता है कि केन के पास इंसेन लेवल की मैजिक एनर्जी भी है। और तभी अचानक से एक किलर रैबिट उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन केन उसका अटैक डॉज करता है और उसे विंड मैजिक से मार देता है और रैबिट को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है ताकि घर जाके अपनी फैमिली को दिखा सके। मिली सोचती है कि काश उसके पास भी एक ऐसा ही मैजिक बैग होता जो आइटम बॉक्स की तरह काम करता, लेकिन वो इतना महंगा होता है कि वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती। नीना एक सर्च स्पेल का यूज करती है मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए और उसे आसपास के क्रिएचर्स का लोकेशन मिल जाता है। केन वो स्पेल सीखना चाहता है तो नीना उसे थोड़ा एक्सप्लेन करती है और वो ट्राई करता है। उससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके आसपास किस प्रकार के क्रिएचर्स कितनी दूर पे हैं। वो सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर जंगल में भाग जाता है। केन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मिली उसे रोक लेती है और कहती है कि वो जंगल खतरनाक है। जंगल में सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं, जो कि हर कुछ 10 साल में अपने इस शहर पे अटैक करते हैं, इसीलिए जंगल में जाना गैर कानूनी है। उसी शाम केन रियलाइज करता है कि वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पास एक स्किल है जो उसे 100x एक्सपीरियंस देता है। यानी कि अगर कोई बंदा कोई मिशन करके एक एक्सपीरियंस लेगा तो उसे वो 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो देवताओं को दोष देता है कि उसे इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बना दिया। फिर वो लोग गिल्ड में जाते हैं अपने एडवेंचर के लिए, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात एक धपले आदमी से होती है जो उन्हें डी रैंक का एडवेंचरर समझ के उनका मजाक उड़ाता है। वो पूछता है क्या तुम लोगों ने बेबी सिटिंग का काम ले लिया है, क्योंकि तुम लोग एक बच्चे के साथ घूम रहे हो। ये आइटम चलती है क्या 9 से 12? मेरा मतलब है कि क्या मेरे साथ दारू पीने चलेगी? लेकिन मिली मना कर देती है और नीना कहती है हम लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग किसी बदबूदार आदमी के मुंह नहीं लगना चाहते। इस बात से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और नीना को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके साथ ही मिली को पकड़ लेते हैं। केन तुरंत उस आदमी के हाथ पकड़ के एक चाटा दे देता है, जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। कौन है वे तू बच्चे? मेरा नाम काजिया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा मतलब है कि मेरा नाम केन है। और तभी वो लड़ने के लिए तलवार निकालकर केन पर अटैक करता है, लेकिन केन उसके सारे अटैक्स इजीली डॉज कर लेता है। फिर केन उसकी तलवार सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। उसके साथ ही मिली को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन केन उन पर भी अटैक करता है और उन्हें भी बाहर फेंक देता है। उसके ट्यूटर्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उस मिली हैरान होती है कि वो उसे मार्शल आर्ट्स भी आता है और उसमें वो इतना अच्छा है। केन कहता है ये तो मैंने बस किताबों से पढ़कर सीखी है। वो वापस जंगल में ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। 3 साल बाद ट्यूटर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है। केन उनका शुक्रिया अदा करना चाहता है उनकी मेहनत के लिए और उसे याद आता है कि मिली को एक बैग चाहिए थी, तो वो जंगल जाता है मैजिक बैग के लिए जरूरी मटेरियल्स कलेक्ट करने। वो जंगल के पावरफुल मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है, लेकिन गार्ड्स जंगल में इतनी भयंकर आग को देखकर समझते हैं कि मॉन्स्टर्स ने शायद शहर पर अटैक कर दिया है, इसलिए वो घंटा बजा देता है। गार्म यानी कि केन के पप्पा जी जंगल की तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की जगह उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। बस केन अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और अपने ट्यूटर्स को वो मैजिक बैग दे देता है जो उसने बनाई थी। वो बताता है कि कौन से मॉन्स्टर्स उसने हराए और सबको पता चलता है जिन मॉन्स्टर्स को केन ने हराए हैं उन मॉन्स्टर्स को मारने में ए रैंक एडवेंचरर की पूरी टोली लग जाती है और फिर भी वो लोग नहीं मार पाते हैं और केन ने उन्हें अकेले ही निपटा दिया। केन बताता है कि वो मैजिक बैग इतने पावरफुल हैं कि वो एक पूरा मैंशन इसमें रख सकते हैं और ये सिर्फ मिली और नीना के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ट्यूटर्स कहते हैं कि ये बैग तो नेशनल ट्रेजर से भी ऊपर लेवल के हैं। वो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये अनुभव उनके लिए बहुत ही मजेदार था। 2 साल बाद केन अब 10 साल का हो गया है और वो लोग उसे रॉयल कैपिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, जो हर नोबल के लिए एक जरूरी इवेंट होता है। उसके पापा जी गार्म कहते हैं ये यात्रा कम से कम तो 1 हफ्ते तक चलेगी, अगर रास्ते में कोई मॉन्स्टर ना आए तो। लेकिन केन अपनी सर्च एबिलिटी का यूज करता है ताकि आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह या फिर कोई भी अगर खतरा हो तो उसे जान सके, और उसे पता चलता है कि कुछ लोगों पर 3 किलोमीटर आगे मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है। वो अपने पापा जी गार्म को बताता है। गार्म तुरंत अपने सोल्जर्स को तेज चलने का हुक्म देता है, लेकिन केन को पता होता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो घोड़ा गाड़ी से कूद पड़ता है और अपना बूस्ट स्पेल का यूज करके आगे दौड़ जाता है। तब तक मॉन्स्टर्स लगभग में सब लोगों को मार ही चुके होते हैं और बस एक सोल्जर बचा होता है जो कि शाही घोड़ा गाड़ी को बचा रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन केन अचानक वहां पहुंच जाता है और मॉन्स्टर को आराम से मार देता है और उन मॉन्स्टर्स के जनरल को भी अपने फायर स्वॉर्ड से हरा देता है। उसके बाद वो सबका हाल पूछता है और बताता है कि वो गार्म का बेटा है। फिर वो एक हीलिंग मैजिक का यूज करता है ताकि वो सभी को ठीक कर सके, लेकिन कुछ सोल्जर्स नहीं बच पाते तो उन्हें वो अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है ताकि वो उसे शहर पहुंचा सके। शाही घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खुलता है और 2 लड़कियां बाहर आती हैं, प्रिंसेस सेलेस्टिया और मिस सिल्क, जो कि ड्यूक की बेटी है। दोनों अपना परिचय देती है, लेकिन प्रिंसेस सेलेस्टिया स्ट्रेस से बेहोश हो जाती है। केन अपना मैजिक यूज करता है ताकि उन्हें रिलैक्स फील हो।
दोनों लड़कियां केन का शुक्रिया अदा करती है और कहती हैं कि उन्होंने उन्हें फाइट करते हुए अपनी घोड़ा गाड़ी के खिड़की से देखा और वो दोनों उसके लिए लड़ने लगती हैं। और सिल्क उससे पूछती है कि वो वहाँ कैसे आया। केन बताता है कि वो रॉयल कैपिटल के लिए जा रहा है और उसके बाद वो लड़कियां बताती हैं कि वो भी वहीं जाने वाली हैं और वो चाहती हैं कि केन उसके साथ ही ट्रैवल करे। सफर के दौरान केन घोड़ा गाड़ी में लड़कियों के बीच बैठा होता है और उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों उसे एकदम चाप के बैठी होती है। वो सीट बदलने की कोशिश करता है लेकिन लड़कियां उसे जाने नहीं देती। जब वो शहर पहुंचते हैं तो लड़कियां चाहती हैं कि केन उसके साथ ही रुके रात भर क्योंकि वो उसके साथ सेफ फील करती है। सच में सेफ ही फील करती है ना, कुछ और नहीं ना। गार्ड उनसे कहता है कि ये सही नहीं होगा अगर लड़के और लड़कियां एक रूम शेयर करें, लेकिन लड़कियां कहती है कि वो अभी पिछले अटैक से ट्रॉमा में है, इसलिए वो चाहती हैं कि केन उनके साथ रहे। केन प्रेशर में आकर या फिर मजे के लिए, लेकिन कंडीशन ये होती है कि रूम बड़ा होना चाहिए। जब वो रूम में जाते हैं केन देखता है कि बेड्स बहुत पास पास हैं। लड़कियां चाहती हैं कि केन बीच में सोए और वो अपने बेड्स और करीब कर लेती और वो केन के पास आकर कहती हैं कि उन्हें डर लग रहा है, जिस वजह से केन इतना नर्वस हो जाता है कि उसे नींद नहीं आती। और ऐसे ही कुछ रातों तक चलता रहता है और केन नींद की कमी से परेशान हो जाता है। नसीब देख रहे हो लौंडे की। जब वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं और घोड़ा गाड़ी से निकलते हैं तो उनका वाइस कैप्टन गजार्ड उनका स्वागत करता है। वो केन को लड़कियों और अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। केन अपने आइटम बॉक्स से मरे हुए गार्ड्स को निकालता है और सबको पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों को बचाने के लिए फाइट किया। जब केन जाने लगता है तो गजार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि राजा जी केन से मिलना चाहते हैं। गजार्ड उसे राजा जी के हॉल में ले जाता है जहाँ केन राजा जी से मिलता है। राजा जी सबको बताते हैं केन ने ही रानियों को बचाया था और मॉन्स्टर्स के ग्रुप को हराया भी था। राजा जी उसकी हिम्मत का बढ़ावा देते हुए कहते हैं कि अगर वो नहीं होता तो दोनों लड़कियां नहीं बच पाती। और राजा जी केन को बैरन का टाइटल दे देते हैं और अपना खुद का मेंशन भी दे देते हैं। बैरन एक तरह से सेनापति का ही टाइटल है। तभी एक नॉवल आता है जिसका कि नाम कॉर्गिनो होता है और वो गुस्से में जलन के मारे बोल उठता है, केन तो अभी बहुत छोटा है बैरन बनने के लिए। लेकिन किंग कहता है, कॉर्गिनो तुम भी वो काम नहीं कर पाते जो केन ने किया है, तो चुपचाप बैठो। केन को मन तो नहीं होता है बैरन का टाइटल लेने का, लेकिन वो ले लेता है और राजा जी सभा को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केन अपने पिताजी के साथ एक रूम में बैठा होता है और गार्ड कहता है कि केन उसका पहला बेटा है जिसे ऐसा प्रमोशन मिला है। तभी किंग वहां आ जाता है और पर्सनली केन का शुक्रिया अदा करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। केन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, उन्हें झुका हुआ देखकर उन्हें अपना सिर ऊपर रखने के लिए कहता है, लेकिन राजा जी कहते हैं कि वो एक राजा से पहले एक पिता है, इसलिए ये शुक्रिया उसके लिए जरूरी है। फिर राजा जी कहता है कि केन मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में बहुत ही अच्छा है और देवताओं का ब्लेसिंग्स भी है उसके पास, इसलिए किंगडम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसी वजह से उसे बैरन बनाया गया और राजा जी उन्हें राजकुमारी सेरेस्टिया से शादी करने को कहते हैं। साथ ही ड्यूक भी चाहता है कि केन उसकी बेटी सिल्क से शादी करे। देख रहे हो भाई लौंडे की किस्मत, एक साथ दो लड़कियां मिल रही हैं। केन शॉक हो जाता है लेकिन लड़कियां खुश हो जाती हैं। राजा जी बताते हैं कि केन अब दोनों लड़कियों से इंगेज्ड है क्योंकि केन उन दोनों लड़कियों के साथ रात बिता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था ताकि वो केन को किंगडम में ही रोक सके। दोनों फैमिलीज केन पर प्रेशर डालती है और आखिरकार वो उनकी बेटियों से शादी करने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि केन अपने कैपिटल के चर्च में जाता है जहां वो देवताओं से प्रार्थना करता है और एक बार फिर उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां अपने स्टैट्स के बारे में पूछता है और जेनम कहता है, हो तुम्हारे स्टैट्स लेवल इनसेन है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही तो दिया है और शायद तुम इस दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमन हो। जेनम उससे पूछता है, क्या तुम डेमी गॉड बनना चाहते हो? लेकिन उस डेमी गॉड बनने के साथ साथ तुम्हारी पावर्स की भी लिमिट होंगी और उन्हें मेरे हिसाब से टेस्ट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें इस दुनिया में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम अपने पिछले जीवन की नॉलेज का यूज करके कुछ नया बनाओ। केन सोचता है कि क्यों ना एक ऐसी चीज लाएं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और जेनम उसके आइडिया से एग्री करता है। केन वापस दुनिया में आता है और एक कैट गर्ल पार्मा से मिलता है जो अपने अंकल टॉमनिस की शॉप में ट्रेनिंग कर रही है। केन उस शॉप पर जाता है और वहाँ तरह तरह की चीजों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो टॉमनिस को एक आइटम का आइडिया बताता है उसका डिजाइन ड्रॉ करके। टॉमनिस को आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि वो इसे काफी सस्ते में बना सकता है। केन उसका पहला मॉडल देखना चाहता है, इसीलिए वो उसे एक सोने का सिक्का दे देता है ताकि जो खर्चा लगे उसे बनाने में वो कवर हो जाए। टॉमनिस प्रॉमिस करता है कि वो इसे बनाने में अपना बेस्ट देगा। कुछ वक्त बाद टॉमनिस केन को पहला मॉडल दिखाता है। केन को वो गेम बहुत पसंद आता है और वो पार्मा के साथ खेलकर दिखाता है कि कैसे खेला जाता है। टॉमनिस एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये गेम जरूर पॉपुलर होगा। केन सजेस्ट करता है कि ऐसा एक रॉयल वर्जन भी बनानी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉबल्स के लिए होगी क्योंकि उन्हें फैंसी वर्जन चाहिए होता है। फिर वो चाहता है कि टॉमनिस इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे ताकि और भी लोग उसे खरीद पाए और इसके लिए वो उसे और भी पैसे दे देता है। टॉमनिस ये देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि किसी और ने उस पर इतना आज तक भरोसा नहीं किया था और वो केन को सलाम करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देगा। वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ गॉड ऑफ कॉमर्स से अपनी प्रोडक्ट को वेरीफाई करके उसका कॉपीराइट ले लेते हैं और ये भी प्रण लेते हैं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को
निभाएंगे। तभी प्रोटोटाइप वहाँ से गायब हो जाता है और ये सिग्नल होता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया है और अब 3 साल तक कोई और ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। केन चाहता है कि अगले महीने से प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट हो जाए और कहता है कि शाही परिवार के लिए एक अच्छा और एक स्पेशल वर्जन बनाए। उसके बाद केन घर वापस जाता है और उसे बताया जाता है कि उसका सेरेमनी इवेंट शुरू होने वाला है, तो वो जल्दी तैयार होता है और अपने पेरेंट्स के साथ निकलता है। गार्म जानता है कि केन अब बैरन बन चुका है, इसलिए उसे काफी अटेंशन मिलेगी। वो अपने बेटे को समझाता है कि लोग अपनी बेटियों को इंट्रोड्यूस कराने आएंगे। समझ रहे हो, लौंडा हमारा अपना अभी 10 साल का नहीं हुआ है और लड़कियों की लाइन लगी हुई है। उसके बाद वेन्यू पर रॉयल फैमिली आती है और किंग एक स्पीच देता है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। फिर केन अपने परिवार के साथ किंग के पास जाता है और टॉमनिस के साथ बनाए गए गेम को उन्हें दिखाता है। किंग गेम देखकर इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि सेरेमनी के बाद वो केन से पर्सनली बात करेगा। गार्म को ये बात पता नहीं थी कि केन ने कोई नया गेम बनाया है, तो केन उससे बताता है कि उसे अपने मैंसन मेंटेन करने के लिए एक अलग इनकम सोर्स चाहिए। उसके बाद उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा घुले मिले, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। केन सिल्क के साथ बैठता है और वो उसे परेशान करने लगती है। तभी कॉर्गिनो का बेटा हैबिट उनके बीच आ जाता है और सिल्क की बड़ाई करता है, लेकिन सिल्क उसे ज्यादा भाव नहीं देती और बस हाई हेलो करती है। हैबिट का दोस्त चाहता है कि केन हैबिट को इज्जत दिखाए। केन उठता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है बैरन केन, लेकिन हैबिट और उसके दोस्त सोचते हैं कि वो सिर्फ एक बैरन का बेटा है, इसीलिए वो अपना नाम ऐसे यूज कर रहा है और उसे वो नीचा दिखाने लगते हैं। हैबिट कहता है कि केन शायद किसी गरीब फैमिली से होगा क्योंकि उसने अपना लास्ट नेम अभी तक बताया नहीं। वो धमकी देता है कि अगर केन माफी नहीं मांगेगा तो उसके दोस्त उसे पीटेंगे, लेकिन केन कहता है कि हैबिट ही बदतमीजी कर रहा है, तो वो लोग बाहर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि फाइट कर सके। और हैबिट तभी बताता है कि उसके दोस्तों के पास गॉड्स के ब्लेसिंग्स हैं। अभी आप देख ही लोगे कैसे ब्लेसिंग्स हैं उनके पास। पहला लड़का आगे बढ़ता है और शो ऑफ तो ऐसे कर रहा होता है जैसे कितनी खतरनाक मैजिक करने वाला हो, और उसके बाद वो एक फुद्दू सी फायरवॉल बनाता है जिसे केन आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा लड़का भी काफी काबिल बनने की कोशिश करता है, लेकिन बस कुछ कमजोर पत्थर के टुकड़ों के अलावा कुछ और नहीं फेंक पाता। खैर, इसे पत्थर भी नहीं बोलूंगा, ये तो कंकर है भाई। वो फिर से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सिल्क इससे इरिटेट हो जाती है और उन्हें बताती है कि केन सिर्फ एक बैरन का बेटा नहीं बल्कि खुद एक बैरन है और वो क्या क्या कर सकता है इसके बारे में सबको बताती है। फिर वो उन लड़कों को ऑर्डर करती है कि वो केन से माफी मांगे क्योंकि केन का रैंक उनसे ऊपर है। वो तुरंत उनसे माफी मांगते हैं और वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। सिल्क समझ जाती है कि केन के अंदर एक डार्क साइड भी है। ये डार्क साइड है भाई, इसको मजे लेना कहते हैं, क्योंकि उसने जानते हुए भी इस सिचुएशन को लंबा खींचने दिया अपने मजे के लिए। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो ये बात सेलेस्टिया को नहीं बताएगी अगर वो उसके साथ डेट पर ले जाए। तभी वहाँ सेलेस्टिया आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। सिल्क मजाक में कहती है कि वो दोनों अब एक डेट पर जाने वाले हैं। सेलेस्टिया उससे जलने लगती है और कहती है कि केन को उसे भी डेट पर ले जाना होगा, और केन प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ भी डेट पर जाएगा। उस मोमेंट पर वहाँ राजा जी आते हैं और केन को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो सब केन के बनाए गेम को खेलते हैं और राजा जी को गेम बहुत पसंद आता है और वो चाहते हैं कि ये गेम सिर्फ उनके लिए ही रहे। लेकिन केन बताता है कि ये पब्लिक में लॉन्च होने वाला है। ड्यूक भी वहाँ होता है और केन को याद दिलाता है कि उसकी दोनों लड़कियों से एंगेजमेंट अभी सीक्रेट है, इसलिए वो ज्यादा लड़कियों के साथ डेट पर ना जाए वरना उसके लिए खतरा है। अगले दिन केन को उसके नए मेंशन की चाबी मिल जाती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि मेंशन की हालत काफी खराब है और पूरा कचरा भरा पड़ा है। अंदर घुसते ही लाइट्स काम नहीं करती, तो वो मैजिक का यूज करके रोशनी करता है। वो हर रूम चेक करता है और देखता है कि सब कुछ गंदा और खाली पड़ा है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने मैजिक का यूज करके पूरे मेंशन की तुरंत साफ सफाई कर देता है और मेंशन एकदम नया जैसा बना देता है। तभी उसके पास एक विजिटर आता है और वो और कोई नहीं सिल्विया होती है, उसकी नौकरानी, जो फिर से केन के साथ काम करके बहुत खुश होती है। साथ ही उसका नया असिस्टेंट कॉलन भी आया होता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है। सिल्विया तुरंत काम करना स्टार्ट करना चाहती है और बाकी नौकरानियों को साफ सफाई का ऑर्डर भी देती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है देखकर कि सब कुछ ऑलरेडी साफ ही है। केन कहता है कि उसने सब कुछ जादू से ऑलरेडी साफ कर दिया है। कॉलन उसे याद दिलाता है कि उसे अपने घर वापस जाना चाहिए क्योंकि उसके बड़े भाई उससे मिलने आने वाले हैं। उसके बाद हम उसके भाइयों से मिलते हैं जो केन के लिए काफी खुश होते हैं क्योंकि केन इतनी जल्दी बैरन बन गया और अपना एक मेंशन भी ले लिया। रेन उसका मेंशन देखना चाहती है, लेकिन उसके भाई रेन को डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मेंशन काफी पुराना और टूटा फूटा है। पर केन कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मेंशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब वो लोग मेंशन पहुंचते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि मेंशन तो बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं लगा। और उसके पापा जी भी हैरान होते हैं क्योंकि जब उन्होंने मेंशन लास्ट टाइम विजिट किया था तो मेंशन की हालत काफी खराब थी। तब उन्हें समझ में आता है कि केन ने अपने जादू से सब कुछ को सही कर दिया है। वो सब रूम देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन गार्म कहता है यहाँ आर्ट और सजावट की चीजें मिसिंग हैं। केन सोचता है कि सजावट की क्या जरूरत है। गार्म बताता है कि नोबल्स आर्ट के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, यानी कि पेंटिंग्स, आर्मर, मॉन्स्टर्स की खाल, ऐसी ऐसी चीजें मेंशन में रखना नोबल को पसंद होता है। ये सुनते ही केन डिसाइड करता है कि
कि वो अपना एक मॉन्स्टर मैंसन में लगा देगा। तभी सिल्विया चिल्ला पड़ती है और सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक रेड ड्रैगन होता है। केन को याद आता है कि वो उन सभी को ड्रैगन के बारे में बताना तो भूल ही गया था। गार्म जानना चाहता है कि वो इतना बड़ा ड्रैगन कहाँ से लाया, तो केन कहता है कि ये बस एक मॉन्स्टर था जो उसने जंगल में हराया था। गार्म शॉक हो जाता है और कहता है कि रेड ड्रैगन तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कहीं भी आपदा ला सकता है, जिसे ए रैंक एडवेंचरर्स भी नहीं हरा सकते। वो कहता है कि रेड ड्रैगन की कीमत 1000 प्लेटिनम कॉइन होती है, यानी कि $100 मिलियन के आसपास। केन ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी एक और चीख सुनाई देती है। सब तुरंत चेक करने जाते हैं और केन की माँ पूछती है टॉयलेट के बारे में, क्योंकि जब भी उन्होंने पानी स्प्रे किया तो उन्होंने ऐसा फील किया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। केन एक्सप्लेन करता है कि उसने टॉयलेट में जादू यूज करके वाटर स्प्रेइंग सिस्टम डाला है जिससे कि आपको अंदर तक मजा आ जाता है। रेन केन से कहती है कि उनके घर में भी एक ऐसा टॉयलेट बना दे। गार्म उन सबको ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर चिढ़ जाता है और वो खुद टॉयलेट यूज करने के लिए चला जाता है और उसे भी ये बहुत पसंद आता है क्योंकि अंदर तक वो जाता है ना, और वो भी एक ऐसा टॉयलेट चाहने लगता है। फिर वो केन से कहता है कि उसके गेस्ट भी इस टॉयलेट का मजा लेंगे। हैं पापा जी, गेस्ट कैसे? तब वो केन से एक पार्टी रखने को कहता है क्योंकि उसने एक नया मेंशन लिया है तो वो एक पार्टी तो रखेगा ही ना। उसी रात केन सोचता है कि अब वो क्या करेगा। तभी कॉलन एक लिस्ट लेकर आता है जिसमें पार्टी के लिए जरूरी गेस्ट और चीजें लिखी होती है। जब केन लिस्ट चेक करता है तो उसमें कॉर्गिनो का भी नाम होता है और वो देखकर कहता है, हैं, क्या हमें इस झिंगुर को भी बुलाना पड़ेगा? कॉलन कहता है कॉर्गिनो एक हाई रैंक का नोबल है और अगर उसे इनवाइट नहीं किया गया तो उसे बुरा लग सकता है। केन कहता है कि इस लिस्ट में राजा जी का नाम क्यों नहीं है, तो कॉलन कहता है कि राजा जी को सिर्फ हाई रैंक के बंदे ही इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद केन खाने पीने की चीजों को बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हर गेस्ट के लिए एक गिफ्ट भी देना पड़ेगा और वो थोड़ा पैनिक करने लगता है। पर सिल्विया उसे कुछ आइडियाज देती है। फिर केन अपना मैजिक यूज करके एक ग्लास बनाता है और वो डिसाइड करता है कि सभी को मैजिकल ग्लास गिफ्ट करे। उसके बाद वो बर्गर बनाता है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और सिल्विया वो डिश ट्राई करती है और उसे बहुत टेस्टी लगती है। फिर वो ड्रिंक बनाता है जिसे सिल्विया ट्राई करती है और उसमें बबल्स देखकर वो हैरान हो जाती है। केन एक्सप्लेन करता है कि उसने मैजिक से वाइन में बबल्स ऐड कर दिए हैं। तभी कॉलन आता है और कहता है कि राजा जी ने उसे महल में बुलाया है। जब केन जाता है तो राजा जी उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया है और ड्यूक उसका इस बात को लेकर मजाक बना रहा होता है। केन कहता है कि वो राजा जी को पर्सनली इनवाइट करना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। राजा जी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद पार्टी की रात आती है। केन अपने सभी गेस्ट का स्वागत करता है। ड्यूक सिल्क के साथ आता है और दोनों रेड ड्रैगन देखकर काफी हैरान होते हैं। केन अपने सभी गेस्ट का धन्यवाद करता है और सब लोग ड्रिंक टेस्ट करके हैरान ही रह जाते हैं। उसके बाद राजा जी भी आते हैं और सभी को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। जब वो वाइन टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत ही खुश कर देता है। फिर उन्हें वो हैम बर्गर खाने को दिया जाता है और वो खाकर भी वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा चीज नहीं खाया था। उसके बाद रानी भागते हुए आती है और उस टॉयलेट के बारे में पूछती है और कहती है उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और एक ऐसा टॉयलेट तो राजमहल में भी होना चाहिए। किंग खुद भी ट्राई करता है और कहता है कि केन ने ऐसा टॉयलेट छुपा के क्यों रखा था और उसे वो ऐसा महल में लगाने के लिए कहता है। राजा उसके स्वागत और खाने पीने की तारीफ करता है और तभी वहाँ कॉर्गिनो आता है। कॉर्गिनो काफी रूडली एंटर करता है और कहता है कि ये घर तो काफी छोटा है, लेकिन जैसे ही वो रेड ड्रैगन देखता है वो शॉक हो जाता है। फिर उसे वाइन दी जाती है जिसे वो चुपके से एंजॉय करता है, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करता है कि उसे वो पसंद नहीं आई। फिर वो हैम बर्गर ट्राई करता है और कहता है कि ये तो काफी बेकार है, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाता खाने से। उसके बाद वो सॉस मांगता नहीं बल्कि सिल्विया से छीन लेता है। केन उसका ये बिहेवियर देख के काफी गुस्से में हो जाता है और उसे कुछ बोलने जाने ही वाला होता है, लेकिन कॉलन कहता है कि ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं होगा और इससे सीन क्रिएट हो जाएगा। केन कॉर्गिनो को ग्लासेस गिफ्ट देता है, लेकिन कॉर्गिनो कहता है कि एक ग्लास में मेरा क्या होगा, यहाँ जितनी भी ग्लासेस हैं वो सब मुझे चाहिए। लेकिन केन कहता है मुझे माफ कर दीजिए पर ये ग्लासेस मुझे बाकियों को भी गिफ्ट देना है। आपके लिए मैंने एक स्पेशल सरप्राइज रखा है। कॉर्गिनो एक्साइटेड हो जाता है सरप्राइज के लिए और सरप्राइज होते हैं हमारे राजा जी। कॉर्गिनो राजा जी को देखकर शॉक हो जाता है और राजा जी कहते हैं कॉर्गिनो तुम्हारा बिहेवियर बर्दाश्त के बाहर है और एक हाई रैंकिंग नॉवल होने के नाते तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। कॉर्गिनो शर्म से भाग जाता है और केन गलती से बोल पड़ता है ही आखिरकार मैंने राजा जी की मदद से उसे सबक सिखा ही दिया। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। और राजा जी केन को इसके लिए 2 घंटे तक लेक्चर देते हैं। उसके बाद वो वाइस कैप्टन गजार्ड से मिलता है और केन एक्सप्लेन करता है कि उसे कहा गया था कि वो अपने मॉन्स्टर के अंजर पंजर को यहाँ जमा कर सकता है। तो गेजार्ड उसे एक वेयर हाउस दिखाता है, लेकिन केन कहता है कि ये रूम तो काफी छोटा है। गेजार्ड शॉक होकर कहता है क्या तुम्हारे पास रेड ड्रैगन जैसे और भी मॉन्स्टर्स हैं क्या? नहीं, बस एक अर्थ ड्रैगन है और कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं। गेजार्ड कहता है अर्थ मॉन्स्टर को छोटा मोटा मॉन्स्टर कह रहे हो? उसको मारने में ए रैंक की पूरी टोली लग जाती है और उसके बाद भी वो उन्हें नहीं मार पाते। उसके बाद
बाद वो दोनों एक खाली जगह में जाते हैं और केन अपने आइटम बॉक्स से सभी मॉन्स्टर्स निकालता है। गजार्ड को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि केन के पास इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सभी ए रैंक लेवल के हैं। केन मन में सोचता है ही ये तो बस ए रैंक के ही हैं, अभी एस रैंक के मॉन्स्टर्स तो मेरे आइटम बॉक्स में ही पड़े हुए हैं। ये सब कुछ देवताओं के कारण हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है। गजार्ड सोचता है कि केन शायद हीरो या देवता का चेला है, लेकिन केन बताता है नहीं, मैं तो बस एक आम लड़का हूँ। गजार्ड ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और कहता है कि मॉन्स्टर्स के पैसे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। केन कहता है ठीक है, जब रेडी हो जाओ मैं वापस आ जाऊंगा। जाते वक्त गजार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि वो सिपाहियों की ट्रेनिंग में उसे हेल्प करे और अपने कैप्टन को भी केन से मिलवाना चाहता है। गजार्ड केन को सिपाहियों के सामने इंट्रोड्यूस करता है। ये वही हीरो है जिसने 30 मॉन्स्टर्स को हरा के प्रिंसेस को बचाया है। केन सोचता है कि कैप्टन किधर है। गजार्ड कहता है ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही वो आ जाएगी। केन इमेजिन करता है ये कैप्टन कहीं कोई डरावनी मॉन्स्टर जैसी तो नहीं होगी। वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन एक सिपाही कहता है कि केन तो एक छोटा बच्चा है, इसलिए वो पहले हमला नहीं करना चाहता। तो केन पहला अटैक करता है और अपने स्पीड बूस्ट का यूज करके तुरंत जाके उस सिपाही का हथियार गिरा देता है। सिपाही तुरंत हार मान लेता है और केन सोचता है ये शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। केन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गजार्ड कहता है कि इस बार वो सभी सिपाहियों से एक साथ लड़ेगा। पर तभी कैप्टन तफाना वहां आ जाती है और वो सोचती है कि ये लोग इस बच्चे पर जुल्म क्यों कर रहे हैं। वो गजार्ड से पूछती है कि ये सब क्या है और गजार्ड बताता है कि ये बच्चा ही वो हीरो है जिसने 30 मॉन्स्टर को अकेले हराया। ये सुनते ही तफाना का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो एक्साइटेड हो जाती है केन से मिलने के लिए और उसके बाद वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज दे देती है। गजार्ड कहता है कि एटलीस्ट एक दूसरे को अपना इंट्रो तो दो, लेकिन कैप्टन कहती है कि हम एक दूसरे को तलवार के जरिए जानेंगे। बाकी सभी सिपाही सोचने लगते हैं कि केन तो गया, इसका तो कोई चांस नहीं है क्योंकि तफाना के पास मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल है। दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। केन कहता है मेरे पास सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है, लेकिन तफाना फिर भी अटैक कर देती है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और सिपाही शॉक हो जाते हैं देखकर कि केन कैप्टन के साथ बराबर की लड़ाई कर रहा है और तभी केन अपना स्पीड बढ़ाकर तफाना को आसानी से हरा देता है। तफाना इमोशनल हो जाती है और तुरंत डिसाइड करती है कि वो केन से शादी करेगी। हाँ भाई, चाइल्ड मैरिज कर लो तुम लोग। सब लोग शॉक हो जाते हैं और केन कहते हैं मैं तो अभी सिर्फ 10 साल का हूँ और मुझे आपके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तफाना अपना इंट्रो देती है। मैं रॉयल नाइट्स की कैप्टन होने के साथ साथ नॉर्दर्न फॉरेस्ट के ड्यूक की बेटी हूँ और तुम एज की चिंता मत करो, मैं एक इल्फ हूँ जो 300 साल तक ऐसे ही जवान दिख सकती हूँ। लेकिन केन सोचता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं था। वो गजार्ड के पीछे छुप जाता है और कहता है शादी एक बड़ी डिसीजन होती है, ऐसे जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। केन गजार्ड से मदद मांगता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। तफाना मान जाती है कि वो लोग अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो गजार्ड से कहती है कि राजा जी के साथ मीटिंग अरेंज करो। गजार्ड सोचता है ये आइडिया तो खतरनाक है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसके साथ चला जाता है। राजा जी सोचते हैं कि केन क्यों आया है। तफाना कहती है कि वो केन से शादी करना चाहती है। राजा जी पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो केन बताता है मैं तफाना जी से लड़ाई कर रहा था और मैं उनसे जीत गया और इसीलिए उसने मुझे प्रपोज कर दिया है। राजा जी पूछते हैं क्या तुमने उसे अपने दूसरे एंगेजमेंट्स के बारे में बताया है। नहीं, मैं वो कैसे बता सकता हूँ, वो तो एक सीक्रेट है ना। फिर राजा जी बताते हैं कि इल्फ्स को उनकी ब्यूटी के लिए किडनैप करके गुलाम बनाया जाता था, लेकिन पहले किंग ने उन्हें प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और इल्फ नेशन को किंगडम का हिस्सा बनाया और इसीलिए तफाना भी उनकी प्रिंसेस है। राजा जी तफाना को बताते हैं कि केन ऑलरेडी सेलेस्टिया और सिल्क से एंगेज्ड है। तफाना थोड़ी दुखी होती है, लेकिन जब केन माफी मांगता है तो वो कहती है इससे तो मैं और ज्यादा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। किंग उसके फीलिंग्स की कद्र करते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम पहले अपने पापा जी से परमिशन लेके आओ। तफाना लेटर लिखने के लिए चली जाती है, लेकिन केन को घसीट कर लेके जाती है ताकि वो और फाइट कर सके। उनके जाने के बाद राजा जी शौक में होते हैं, केन ने तफाना को कैसे हरा दिया, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। गजार्ड कहता है जब मैंने केन से पूछा था क्या वो देवता का चेला है, तो केन ने थोड़ा अजीब रिएक्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर कहता है हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए एक खास किताब से। कुछ दिन बाद केन थका हुआ होता है और उसकी मुलाकात गजार्ड से होती है। गजार्ड उससे पूछता है कि तुम इतने थके क्यों लग रहे हो। केन बताता है तफाना मुझे रोज डेट पर ले जा रही है, लेकिन वो डेट असल में फाइट्स होती हैं। गजार्ड उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने तफाना को स्ट्रॉन्गर बनने में हेल्प किया और केन बताता है कि अब उसे भी मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल मिल चुका है। तभी दोनों को तफाना की आवाज सुनाई देती है और केन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गजार्ड उसे खींचकर राजा जी के पास ले जाता है। लेकिन राजा जी उसे एक किताब दिखाते हैं जिसे कि सबसे पहले किंग ने लिखी थी। केन किताब को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें अलग ही लेवल के मैजिक थे और केन उसे पढ़ पाता है, लेकिन किंग बताता है कि कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये जापानीज में लिखी हुई है। लग गए मेरे तो घोड़े लग गए। यानी कि अगर मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ जो कि जापानीज में लिखा हुआ है, मतलब जो पहले राजा थे उनका भी पुनर्जन्म हुआ था। राजा जी केन से पूछते हैं कौन हो तुम बच्चे। केन अपने मन में सोचता है अब इनसे सच छुपाना मुश्किल हो गया है और वो उन्हें बता देता है असल में मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं अपने पुराने जीवन की यादों के साथ ही इस दुनिया में दोबारा जन्मा था। गार्म सोचता है क्या तुम मेरे असली बेटे हो भी या नहीं। हाँ
हाँ, देवताओं ने कहा था कि मैं आपका ही बेटा हूँ। सब लोग शौक हो जाते हैं सुनकर कि केन देवताओं से मिला था। फिर वो बताता है, जिस दिन मैं चर्च में अपने जादू को लेने गया था उस दिन मैं उन 7 देवताओं से मिला था। राजा जी कहते हैं, नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम मुझे अपना असली स्टेटस दिखाओ। केन अपना स्टेटस दिखाता है और उसका लेवल 10 होता है और इस दुनिया में मैक्स लेवल 5 ही है और उसके साथ साथ उसके पास गॉड्स चोजन का भी टाइटल है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको देवताओं ने चुना हो। किंग कहता है, अगर दुनिया को पता चल जाए कि तुम देवता द्वारा चुने गए हो तो सब तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। नहीं, मेरे लाइफ में मजे करने के लिए अभी बहुत कुछ है और मैं वो सब छोड़ना नहीं चाहता। किंग मजाक में कहता है, अब तुम तो खुद राजा भी बन सकते हो। तभी तफाना आती है और अपने पापा जी का लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि शादी की परमिशन उसे मिल गई है और वो केन को पकड़ के ले जाती है। उसी वक्त राजा जी सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हैं कि केन के बारे में जो भी उन्होंने जाना है वो सीक्रेट ही रहे ताकि वो राज्य और लोगों की रक्षा कर सके। बाद में हम देखते हैं कि सेलेस्टिया और सिल्क तफाना से केन की एंगेजमेंट के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती है। पहले वो केन से नाराज होती है लेकिन बाद में उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो केन से कहती है, हर प्रपोजल मत मान लेना, नहीं तो ऐसे में तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, पता नहीं हमें कितनी लड़कियों से तुम्हें शेयर करना होगा। तभी तफाना फिर से आती है और केन को ढूंढने लगती है और वो कहती है कि वो अपना प्यार उसे देना चाहती है। दोनों लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि केन उसके साथ कर क्या रहा है, लेकिन केन कुछ बोल ही नहीं पाता और बेचारे को खींच कर ले जाया जाता है। बाद में केन फर्स्ट किंग की किताब को फिर से पढ़ता है और उसमें एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम इस बुक को पढ़ पा रहे हो यानी कि तुम भी किसी दूसरी दुनिया से आए हो। किंग का नाम होता है यूया एस्फोर्ड जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तभी केन को सेलेस्टिया और सिल्क डिस्टर्ब करने आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या वो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उसे परेशान करने लगती है। फिर केन बोलता है वो अभी बिजी है तो वो लोग बाद में आए। तो वो लोग उस पर बोलती है, क्या वो केन से अगले दिन मिल सकता है? तो केन बोलता है नहीं, उस दिन वो और बिजी रहेगा और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन केन भागकर तफाना से टकरा जाता है और जो कहती है कल मेरे साथ फाइट करना, लेकिन केन उससे भी माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन केन का 12वां बर्थडे होता है। अब वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बनने लायक हो चुका है। वो सीधा गिल्ड के ऑफिस जाता है। वो गिल्ड के आसपास देखकर इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक एडवेंचरर से होती है जो पहचान जाता है कि केन पहली बार आया है। वो कहता है सेफ रहना, जिंदगी एक ही है। जाते वक्त वो सोचता है कि उसने कहीं पर तो केन को देखा है। केन काउंटर पे जाता है और वहाँ टिया से मिलता है। केन उससे कहता है कि वो एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करना चाहता है। टिया उसे एक फॉर्म देती है फिल करने के लिए। फॉर्म भरते वक्त केन सोचता है कि क्या उसे अपना बैरन का टाइटल मेंशन करना चाहिए, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है उससे। फॉर्म भरने के बाद टिया कहती है इस क्रिस्टल पर अपना एक बूंद खून का लगाओ ताकि तुम्हारा गिल्ड कार्ड रजिस्टर हो सके। वो बताते हैं कि सब लोग जी रैंक से स्टार्ट करते हैं और तभी केन को याद आता है कि उसके टीचर्स भी डी रैंक पे थे। तभी कुछ एडवेंचरर्स बीच में बोल पड़ते हैं, एक बच्चे के साथ टाइम वेस्ट मत करो। उनमें से एक बंदा, बच्चे घर जाओ मम्मी के पास और जाके दूध पियो, और उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसका दोस्त भी अटैक करता है लेकिन केन उसे भी डॉज कर लेता है और उन दोनों को सबके सामने बेवकूफ बना देता है। वो आदमी अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ एक लाल बालों वाला एडवेंचरर आता है जिसे वो आदमी पहचान जाता है और उसका नाम क्लाउड होता है। क्लाउड उस आदमी से पूछता है लड़ना चाहता है क्या हवले? केन क्लाउड का शुक्रिया अदा करता है और क्लाउड तुरंत समझ जाता है कि केन काफी ताकतवर है, उसने अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। दोनों एक ड्रिंक लेते हैं क्योंकि केन एक बच्चा है इसलिए उसको जूस मिलता है और क्लाउड खुद के लिए वाइन ले लेता है। क्लाउड उत्सुक होता है जानने के लिए कि केन इतनी छोटी एज में इतना ताकतवर कैसे है। तो केन बताता है कि उसने काफी छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और वहाँ पे सब लोग क्लाउड को क्लाउड फ्रॉम द आइस फ्लेम पार्टी कह रहे होते हैं। तो केन पूछता है कि ये लोग आइस फ्लेम का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्लाउड बताता है कि ये उसकी पार्टी का नाम है जहाँ वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड यूज करता है और उसकी पत्नी आइस मैजिक का यूज करती है। क्लाउड केन को सजेस्ट करता है कि वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले ताकि वो बड़े एडवेंचर्स कर सके और जल्दी रैंक बढ़ा सके। फिर वो अपना कोल्ड कार्ड दिखाता है जो बताता है कि वो ए रैंक एडवेंचरर है। केन इम्प्रेस्ड हो जाता है वो कार्ड देखकर, लेकिन क्लाउड कहता है अभी मुझे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है पहले किंग SSS रैंक के थे और उनका कार्ड माना जाता है कि ब्लैक कलर का था। तभी क्लाउड को झटका लगता है क्योंकि उसकी वाइफ लीना वहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि क्लाउड ड्रिंक क्यों कर रहा है। केन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि क्लाउड ने उसकी मदद की। लीना को केन काफी क्यूट लगता है और वो कहती है कि अगर उसे कोई भी दिक्कत आएगी तो वो उसकी हेल्प करेगी। फिर वो क्लाउड को वहाँ से खींच कर ले जाती है क्योंकि उन्हें अपना एडवेंचर पूरा करना था। केन भी एडवेंचर बोर्ड चेक करता है। यहाँ एक काम तो है कार्गो ट्रांसपोर्ट का, पर मेरे आइटम बॉक्स के कारण वो बहुत ही आसान हो जाएगा, तो इसलिए इसमें मजा तो बिल्कुल नहीं है। ओहो, यहाँ एक गॉब्लिन को मारने का भी काम है और इसका कोई लिमिट भी नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए परफेक्ट होगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात टफाना और गजार्ड से हो जाती है जो ट्रेनिंग पर जा रहे होते हैं। टफाना पूछती है कि वो क्या कर रहा है। केन कहता है कि वो अपना पहला एडवेंचर शुरू करने जा रहा है। टफाना कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। अपनी पति का पहला एडवेंचर कैसे मिस कर सकती हूँ। ट्रेनिंग गजार्ड के हवाले करके वो केन को खींचकर वहां से चली जाती है। केन भागने की कोशिश करता है लेकिन टफाना उसे खींच लेती है। वो दोनों जंगल में जाते हैं और टफाना मजे ले रही होती
है और केन को खींचते हुए सोचती है कि गॉब्लिन्स कहाँ हैं। केन अपना सर्च स्किल का यूज करता है और उसे आगे गॉब्लिन्स डिटेक्ट होते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी गॉब्लिन्स से घिरा हुआ है और वो दोनों मदद के लिए भागते हैं। केन उस आदमी को हील करता है और तफाना उन गॉब्लिन्स पर टूट पड़ती है और सबको आसानी से मार देती है। लेकिन और भी गॉब्लिन्स आते हैं और केन तफाना को मैजिक से पावर दे देता है। तफाना को फील होता है कि जैसे वो दोनों मिलकर लड़ रहे हों। वो सभी गॉब्लिन्स को मार डालती है। तभी एक बहुत बड़ा वहाँ गॉब्लिन आ जाता है, लेकिन केन की मैजिक की वजह से वो तफाना के सामने एक मच्छर जैसा था और वो उसे भी आधा काट डालती है। और उसके बाद वो अपने मन में शादी का ख्याली पुलाव पकाने लगती है। लेकिन तभी हरे गिरगिट वहाँ आ जाते हैं। केन उसे कहता है तुम इस आदमी को कहीं सेफ जगह ले जाओ और इन्हें मुझे संभालने दो। फिर वो एक लाइट स्पेल का यूज करता है जिसमें सारे गिरगिट अंधे हो जाते हैं और तुरंत आइस पीलर्स बना देता है जो उन गिरगिट की फाड़ के रख देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि केन के ट्यूटर्स उस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। केन गिल्ड में रिपोर्ट करता है और सोचता है कि क्या वो हरे गिरगिट का रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसने उस क्वेस्ट को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। टिया शॉक हो जाती है सुनकर, क्योंकि हरे गिरगिट का क्वेस्ट सी रैंक होता है। केन बताता है कि उसने 30 हरे गिरगिट हरा दिए। टिया यकीन नहीं कर पाती और तुरंत चीफ को बताती है। चीफ सेड्रिक केन से मिलता है और बताता है कि गिल्ड मास्टर बिजी है तो वो उसका केस देखेगा। सेड्रिक सोचता है कि केन उन सबको मामू बना रहा है, क्योंकि उसने जस्ट आज ही रजिस्टर किया है और आज ही 30 गिरगिट को कैसे मार दिए। हे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन सभी गिरगिट को मारा है। बच्चे, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे जैसे 1.5 फुटिया ने 30 गिरगिट को मार दिया हो। तुम किसी और का फुद्दू काट सकते हो पर मेरा नहीं। तभी गिल्ड मास्टर वहाँ आ जाता है। सेड्रिक सब कुछ बताता है और कहता है कि केन जैसा नया लड़का 30 गिरगिट मार ही नहीं सकता। लेकिन गिल्ड मास्टर हंस पड़ता है और कहता है सेड्रिक, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सेड्रिक शॉक हो जाता है सुनकर कि गिल्ड मास्टर केन की साइड ले रहा है। गिल्ड मास्टर अपना स्पेशल गेस्ट बुलाता है और वो होती है तफाना, जो कि केन को मेरे पति कहकर हक कर लेती है। टिया और सेड्रिक्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और केन सोचता है कि ये तफाना यहाँ गिल्ड में क्या कर रही है। तफाना बताती है कि वो शहर के गॉब्लिन्स और हरे गिरगिट के खिलाफ बचाव के बारे में डिस्कस करने के लिए वहाँ आई है। गिल्ड मास्टर बताता है केन एक बैरन है और वही हीरो है जिसने प्रिंसेस को बचाया था। लेकिन सेड्रिक को अभी भी यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रजिस्ट्री फॉर्म में तो उसका टाइटल वगैरह कुछ नहीं था। केन बताता है कि उसने जानबूझकर उस टाइटल को नहीं लिखवाया था क्योंकि वो किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता था। गिल्ड मास्टर फिर मजाक में कहता है अगर केन तफाना से शादी करता है तो वो मेरा जीजा बन जाएगा। केन ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी अभी पता चलता है कि गिल्ड मास्टर एक्चुअली में तफाना का भाई है। सेड्रिक तुरंत माफी मांगता है, लेकिन तफाना कहती है कि इसे तो इंसल्ट करने के लिए नौकरी से हटा देना चाहिए। केन माफी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि बिना सोचे समझे आगे किसी के साथ भी ऐसा ना करे। गिल्ड मास्टर कहता है कि वो केन को सी रैंक प्रमोट कर देगा, लेकिन तफाना कहती है कि ये काफी नहीं है और वो बताती है कि केन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और उसने तो सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक रेड ड्रैगन को हराया था। तो गिल्ड मास्टर डिसाइड करता है कि केन को ए रैंक प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन वो केन को बताता है कि उसके बदले में उसे डाकुओं को पकड़ के लाना होगा। और इधर टिया और सेड्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि किसी को एक दिन में ए रैंक कैसे मिल सकता है। गिल्ड मास्टर कहता है तुम लोग पेपर वर्क कंप्लीट करोगे। गिल्ड से निकलते वक्त गिल्ड मास्टर केन से सेड्रिक के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन केन कहता है अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है जब मुझे पता चला था कि मेरी बहन तफाना की एंगेजमेंट हो चुकी है तो मुझे काफी टेंशन हुई थी, लेकिन अब तुमसे मिलकर मुझे काफी टेंशन फ्री महसूस हो रहा है। और हाँ, मेरी बहन का ध्यान रखना। इसी बीच हम देखते हैं कि सभी देवता उन्हें देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद उसे इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहिए था। जेनम कहता है नहीं, अब उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। असल में एरन नाम का एक बंदा जल्द ही अपनी सील से फ्री होने वाला है। वो 300 साल पहले सील किया गया था और अगर वो छूट जाता है तो दुनिया में तहस नहस मचा देगा। इसलिए वो सोच रहे होते हैं कि केन को एक अच्छे मास्टर से ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। वापस महल में सेलेस्टी और सिल्क फिर से केन से पढ़ाई में मदद मांगती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तफाना वहाँ एंट्री मार देती है और कहती है मुझे कल जंगल वाली डेट बहुत अच्छी लगी थी, नेक्स्ट टाइम हम लोग बीच चलते हैं। लड़कियां तुरंत समझ जाती हैं कि केन उन्हें इग्नोर करके तफाना के साथ डेट पे घूम रहा है और वो कहती है कि अब हमें भी डेट पर तुम्हें ले जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि केन बेड पर पड़ा होता है। मास्टर काइन, मैं आपको उठाना भूल गई। और तब हमें पता चलता है कि आज केन का एकेडमी एंट्रेंस का एग्जाम है। केन तुरंत घर से भागता है और सिल्विया अभी भी माफी मांग रही होती है, लेकिन केन कहता है फिक्र मत करो, मैं लेट नहीं होने वाला। वो बाहर जाकर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है और वहां से सीधा एकेडमी पहुंच जाता है। वो रूम में पहुंचता है और सोचता है कि क्या सेलेस्टिया और सिल्क भी उसी रूम में एग्जाम दे रही हैं। एग्जामिनर रूम में आती है और कहती है टेस्ट के लिए 2 घंटे मिलेंगे, जो भी चीटिंग करते पकड़ा जाएगा उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। टेस्ट शुरू होता है और वो बेसिक मैथ्स और राइटिंग का टेस्ट होता है जो केन बहुत ही आसानी से कर लेता है क्योंकि उसके पास पिछले जीवन का नॉलेज होता है। एग्जामिनर देखती है कि केन काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है और ये देखकर वो कहती है तुम इतने रिलैक्स क्यों हो,
केन कहता है मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ। एग्जामिनर शॉक हो जाती है क्योंकि अभी तक सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे। टेस्ट के बाद सबको बताया जाता है कि अगली स्टेज जादू की होगी और केन एक्साइटेड हो जाता है और सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकलते हैं।